हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा एंड आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 22 रेस्पिरेशन का। ये रेस्पिरेशन का लास्ट चैप्टर है जहाँ पे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। कौन सी ऐसी फैक्टर्स है जो कि रेस्पिरेशन को अफेक्ट करती है। तो ऑलरेडी हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज कम्प्लीटली एरोबिक एंड अनएरोबिक दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात बता दूं, जिनको चाहिए आंसर राइटिंग की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी है मेंस के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आंसर राइटिंग में जुड़ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स दोनों तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्या है जो कि हमारे जो रेस्पिरेशन होते हैं, ह्यूमन हो गया या फिर प्लांट हो गया, उनकी रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर में पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में मुझे लगता है पहले हम पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन के फर्स्ट चैप्टर में मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि रेस्पिरेशन बहुत ही नैरो रेंजेस ऑफ टेम्परेचर में काम करता है, जैसे कि 5 to 25 डिग्री सेल्सियस तक वो काम करता है। लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए प्लांट को चाहिए होता है 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये स्पेसिस टू स्पेसिस भी वेरीज करती है, ऐसा नहीं हर एक स्पेसिस इसी टेम्परेचर के रेंज में काम करते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारे कोटेंट, रेस्पिरेशन कोटेंट जो होता है Q10 जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से एवरी राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर अगर होता है तो रेस्पिरेशन क्या करता है 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद एक सर्टन टाइम के बाद रेस्पिरेशन रेट डिक्लाइन होने लगती है, ठीक है। और कभी कभी ये देखा गया है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर में रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो डिक्लाइन होके 0 हो जाता है। लेकिन कुछ कोनिफर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलरली उस मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी वो सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उनके बड़ी उसी तरह से उसी पैटर्न में बनाया गया होता है। लेकिन मैक्सिमम जो प्लांट स्पेसिस होते हैं वो फ्रीजिंग टेम्परेचर में रेस्पिरेशन रेट डिक्लाइन होकर 0 हो जाती है और यहाँ पे हाइबरनेटिंग स्टेज में वो आ जाते हैं कम्प्लीटली। हालांकि वो डिग्रेड नहीं करते, लेकिन उनकी सेल्स डिग्रेड नहीं करती, वो हाइबरनेशन स्टेज में चले जाते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करता होता है तो वो वापस रेस्पिरेशन रेट उनका बढ़ने लगता है। ट्रॉपिकल प्लांट्स कुछ होते हैं जैसे कि बनाना, ये चिलिंग इंजरी में सफ़र करती है एट 13 डिग्री सेल्सियस अगर कम हो जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए है 25 डिग्री सेल्सियस, ये थोड़ा याद रखिएगा आप। ऑप्टिमम टेम्परेचर प्लांट का रेस्पिरेशन का 35 डिग्री सेल्सियस और फोटोसिंथेसिस का 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बियॉन्ड दिस टेम्परेचर ओनली रेस्पिरेशन राइज करता है, लेकिन एक सर्टन एक्सटेंट तक, मतलब 35 हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है रेस्पिरेशन का। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा तो 35 डिग्री सेल्सियस तक हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा। उसके बाद हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ डिग्रेड करेगा, सेल्स डिग्रेड करेंगे। लेकिन फोटोसिंथेसिस 25 डिग्री से बेंड हो गया तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस डिग्रेड करेगा, डिक्लाइन करेगा। तो कॉम्प्लिकेटिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज ऑन द इक्विलिब्रियम बिटवीन स्टार्च एंड शुगर। देखिए, और एक चीज़ होती है कि पोटैटो में दिखा गया है कि एक कॉम्प्लिकेटेड टेम्परेचर राइज दिखा जाता है, रेस्पिरेशन के साथ टेम्परेचर का एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन देखा गया है, क्योंकि उसमें स्टार्च एंड शुगर की इक्विलिब्रियम मेंटेन होती है। अगर बहुत ही कूलिंग टेम्परेचर है तो पोटैटो ट्यूबर क्या करती है, जस्ट एबव फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब बहुत कूलिंग टेम्परेचर में वो क्या करता है, अपने स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट कर लेता है। और ये इसी वजह से होता है क्योंकि greater respiration under cool condition. This affects allows a greater respiration under cool condition since the higher sugar content causes more rapid respiration. तो पोटैटो को ज़्यादा देर तेल के लिए सर्वाइव इसी वजह से वो हो पाता है, उसकी रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाता है और जिसके वजह से ये क्या करती है, शुगर कंटेंट जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं ताकि रेस्पिरेशन से मेंटेन होके रहे, ज़्यादा होके रहे और ज़्यादा देर तक पोटैटो जीवित रह पाए, ठीक है, ठीक से माने खराब ना हो। तो इसी वजह से पोटैटो अपने जो इक्विलिब्रियम, अपने जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करता है बाय कन्वर्टिंग स्टार्च टू शुगर। तो समझ में आ गया टेम्परेचर किस तरह की रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सेकेंड आता है लाइट। लाइट भी एक इनडायरेक्ट फैक्टर है रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करने में, बिकॉज इट एनहांस द टेम्परेचर ऑफ द रेस्पायरिंग टिश्यू। जो भी रेस्पायरिंग टिश्यू है, हमने पढ़ा था कि प्लांट में
कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता रेस्पिरेशन के लिए, वो स्टेम में अलग होता है, रूट में अलग सिस्टम में वो रेस्पिरेशन करता है, और फ्लावर्स में अलग सिस्टम में रेस्पिरेशन करता है। तो क्या होता है कि लाइट जिस तरह से इनडायरेक्टली जो रेस्पिरेसिंग टिश्यू है वो टेम्परेचर में एनहांस हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता है। इट एनहांसेस रेस्पिरेशन रेट बाय सप्लाइंग मोर फोटोसिंथेसिस, जो कि रॉ मेटेरियल होता है रेस्पिरेशन के लिए, एंड इंक्रीजिंग टिश्यू टेम्परेचर। C3 प्लांट में पर्टिकुलरली लाइट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। C4 प्लांट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेगा, लेकिन C3 प्लांट में आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व देखने को मिलेगा। ये फोटो रेस्पिरेशन को इट कॉजेज फोटो रेस्पिरेशन इन एडिशन टू नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो C3 प्लांट में लाइट फोटो रेस्पिरेशन में मदद करती है विथ इन एडिशन टू नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हाई कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हो गया तो ये रेस्पिरेशन रेट रिड्यूस कर लेता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। हमने पढ़ा था कि हाई रेस्पिरेशन रेट में स्टोमाटा क्लोज हो जाती है, जिसके वजह से रेस्पिरेशन रेट भी कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई होना जाना आना ये भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। स्टोमाटा अगर क्लोज हो गया तो इनिवेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, डिफ्यूजन सेल में डिफ्यूजन ठीक से नहीं हो पाएगा और रेस्पिरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है वाटर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेस्पिरेशन के रेट को अफेक्ट करने की। जब अगर आपके बॉडी में या फिर प्लांट के बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होगा, ठीक है, तो ही रेस्पिरेशन रेट बहुत अच्छा होगा। लेकिन वाटर के डेफिशिएंट में स्टोमाटा क्लोजर हो जाती है वाटर डेफिशिएंट में। तो अगर स्टोमाटा क्लोज हो गया तो आपको पता है अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, और जिसके वजह से आपका रेस्पिरेशन रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, वही सारी बातें यहाँ पे लिखा गया है। O2 कंसंट्रेशन ये भी एक बहुत अच्छी फैक्टर है। व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 इज अवेलेबल, द रेट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन विल बी ऑप्टिमम। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन भी ज़्यादा होगा, ऑप्टिमम होगा। एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज कम्प्लीटली स्टॉप्ड। हमें पता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो इसी वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर कम होती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन बढ़ती है, और ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन बंद हो जाती है। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंसेशन पॉइंट। ठीक है, अकोमुलेशन ऑफ अल्कोहल, अगर ज़्यादा अल्कोहल आपने पी लिया, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक कॉमन प्रोडक्ट होता है, ये डेथ ऑफ एरोबिक रेस्पिरेटिंग प्लांट्स। तो प्लांट की डेथ हो जाती है। अगर प्लांट में हम अल्कोहल ज़्यादा दे देते हो तो प्लांट की डेथ हो जाती है। मोर O2 कंसंट्रेशन लीड्स टू फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट्स एंड CAM प्लांट्स। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन अगर O2 होता है विल इनहिबिट रेस्पिरेशन बाय ऑक्सीडाइजिंग सबस्ट्रेट और एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। वेरी हाई, अगर नॉर्मल जितना आपको ज़रूरत है ऑक्सीजन उससे ज़्यादा अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, साइटोक्रोम ऑफ ETS ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैव हाई अफिनिटी फॉर O2, देयरफॉर दे कैन फंक्शन इन ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म एट वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ O2। हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, ये क्या करती है, ये वो जो प्रोटॉन होता है H+ को, उसको ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, तो ये हाई एफिनिटी पर O2 रखता है कैपेसिटी। तो इसी वजह से ETS एक ऐसी जगह है माइटोकॉन्ड्रिया में जहाँ पे अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 भी है तो भी ये फंक्शन कर पाता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कर पाता है। लेकिन अगर माइनर फ्लक्चुएशन हो रहा है O2 कंसंट्रेशन का, ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा रेस्पिरेशन में। लेकिन अगर मेजर कंसंट्रेशन में चेंजेस हो रहा है तो डेफिनेटली रेस्पिरेशन रेट को बहुत अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद एक फैक्टर आता है वुंड और टिश्यू डैमेज। वुंडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन स्टिमुलेट्स द डायरेक्ट रेस्पिरेशन इन दैट रीजन। अगर कोई भी प्लांट के रीजन में ज़्यादा वुंड हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करता है। दिस इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ डिस्ट्रप्टेड लिपिड कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एक मेटाबॉलिज्म होता है, हम पढ़ेंगे आगे जब लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म,
वहाँ पे ये सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे हम। तो ये जब टिश्यू डैमेज होता है या फिर वुंड होता है उस टाइम पे जो सेल मेम्ब्रेन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे लिपिड कंपोनेंट का डिसरप्टेड हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जिस वजह से डिसरप्टेड लिपिड इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी फ्यूल टिल द मेम्ब्रेन इज मेटाबॉलिकली रिपेयर्ड। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बजाय मैंने इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे लिपिड क्या करती है, जो रेस्पिरेटरी फ्यूल में काम करती है। हमने पढ़ा ना रेस्पिरेटरी फ्यूल में कभी ऐसा नहीं है ओनली कार्बोहाइड्रेट, मतलब ओनली ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं होता, लिपिड भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो यहाँ पे लिपिड मतलब लिपिड कंपोनेंट रेस्पिरेटरी फ्यूल के हिसाब से काम करता है और ये 24 आवर्स लगता है रिपेयर होने के लिए। फैट भी ऑक्सीडेशन होता है वुंड एंड टिश्यू डैमेज में। फैट इज ऑक्सीडाइज्ड हियर टू सप्लाई मोर एनर्जी, क्योंकि फैट ऑक्सीडाइज होगा तो ज़्यादा एनर्जी देगा, तो ज़्यादा वुंड हीलिंग में काम करेगा। तो क्योंकि ये ज़्यादा इट यील्ड्स मोर एटीपी देन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आफ्टर 24 आवर्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ स्टार्च। 24 आवर के बाद देखिए जब वुंड होता है वहाँ से लेकर वुंड हीलिंग तक हमें 24 आवर्स लगता है। वो 24 आवर्स में क्या होता है, पहले लिपिड रेस्पिरेटरी फ्यूल में काम करता है और उसके बाद लिपिड के बाद आ जाता है फैट, ठीक है। और फैट की ऑक्सीडेशन होने के बाद स्टार्च ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय स्टार्च ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च यील्ड सॉल्युबल सुगर्स द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो जब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होती है तो सॉल्युबल शुगर निकलती है और जो कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के हिसाब से काम करता है और यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होती है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज इज वुंडेड जोन इन वुंडेड जोन इज इंक्रीज्ड। तो उसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है वुंडेड एरिया में वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से वुंड कैलस फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और एक अदर फैक्टर है केमिकल सब्सटेंसेस। सम केमिकल्स लाइक साइनाइड, नार्कोटिक्स, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ये सारी चीज़ें भी स्मॉल क्वांटिटी में भी कॉज करते हैं राइज इन रेस्पिरेशन रेट फॉलोड बाय डिक्लाइन। एक सर्टेन लिमिट पर के तक ये इंक्रीज होती है और उसके बाद रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद और दो फैक्टर है। एक फैक्टर है एयर पॉल्यूटेंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ अगर हाई पॉल्यूटेंट एयर पॉल्यूटेंट रहते हैं जैसे कि SO2, NO2, O3 और हेवी मेटल्स रहते हैं तो ये लोअर पीएच कर देते हैं बॉडी में, जो कि रेस्पिराइंग सेल की लोअर पीएच कर देते हैं और सेल हमारे रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज हो जाती है। मेम्ब्रेन डैमेज हो जाते हैं, अगर लो पीएच होता है तो सेल मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है एंड दिस लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। सॉल्ट रेस्पिरेशन क्या है, ए प्लांट और टिश्यू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वाटर टू सॉल्ट सोल्यूशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर आप वाटर में थोड़ा सॉल्ट मिला लेते हो तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंक्रीज रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर लेता है, इसको बोलते हैं सॉल्ट रेस्पिरेशन, ठीक है। अब तक ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कुछ इंटरनल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो पहला है प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर, मतलब सेल के अंदर क्या चीज़ है जो कि रेस्पिरेशन रेट को अफेक्ट करती है। द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अगर सेल में ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म में अच्छे खासे वाटर अमाउंट है, हाइड्रेशन है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल एंड पीएच स्टेटस एंड स्टेट ऑफ एक्टिविटी इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ठीक ठाक है में है, पीएच भी प्रोटोप्लाज्म में ठीक ठाक से है और सेल की एक्टिविटी ठीक हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इसमें इन्फ्लुएंस होता है, ठीक ठाक चलता है। कंसेंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब जो अमाउंट ब्रेक जो चीज़ ब्रेकडाउन होके हमें एनर्जी देगा और वो नेक्स्ट एरोबिक या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोसेस करेगा आगे, तो वो होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, ये सारे इंक्रीज करते हैं रेस्पिरेशन रेट अप टू ए सर्टेन लिमिट। बट अगर उसकी हायर कंसेंट्रेशन हो जाए, मोर देन लिमिट, बियॉन्ड लिमिट हो जाए, तो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाता है रेस्पिरेशन रेट। एवरीथिंग याद रखिए, एक सर्टेन लिमिट तक हर एक चीज़ काम करती है। बियॉन्ड दैट सब ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली ये खतरनाक होगा, सबसे लो हो गया तो डेफिनेटली खतरनाक होगा। एक सर्टेन लिमिट तक सब कुछ सही चलता है, ठीक है।
उसके बाद एज ऑफ द प्लांट, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में जैसे जैसे हम एज ग्रो करेंगे हमारा रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज होगा, हमारा सेल की एजिंग प्रोसेस भी बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से प्लांट भी अर्ली एज में मेटाबॉलिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो मोर इनडायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे ऑपरेट होता है, जिसकी वजह से मोर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। लेकिन धीरे धीरे जब मैच्योर स्टेज, जैसे कि छोटे बच्चे उनके पास एनर्जी बहुत होता है और वो रेस्पिरेशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उसी तरह से मैच्योर स्टेज जब हो जाएगा प्लांट का, डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे हो जाता है जिसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोलते हैं, जिसके वजह से रेस्पिरेशन रेट धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। और ये कुछ तो जब मैच्योर प्लांट में धीरे धीरे रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज होकर रहता है। कुछ फ्रूट्स में आप देख सकते हो रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता है जस्ट बिफोर राइपनिंग, सच राइज इज कॉल्ड क्लाइमेटिक राइज, ठीक है। लेकिन आफ्टर राइपिंग रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज हो जाता है और धीरे धीरे वो रट करने लगता है, फ्रूट्स जब खराब होने लगता है तो रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज हो जाता है। तो इसी पैटर्न पे रेस्पिरेशन अफेक्ट करता है प्लांट को। तो ये हमारा रेस्पिरेशन रेट खत्म हुआ, रेस्पिरेशन चैप्टर खत्म हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।